व्याख्यान विधि सभी जानते हैं इसको। ये सबसे प्राचीनतम विधि है भाई। अब सबसे प्राचीनतम विधि कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि सबसे प्राचीन इसलिए है कि पहले जो गुरु शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे तो व्याख्यान के द्वारा ही शिक्षा दिया करते, यानी कि बोल बोल कर उनको समझा कर ही तो बताते थे। तो सबसे प्राचीनतम विधि पहले गुरु शिष्य परंपरा जब से चली आ रही है तो शुरू में बच्चों को बिठाकर व्याख्यान ही दिया जाता था पहले, सबसे पहले। तो इसे देखिए आप कि व्याख्यान विधि को कथन विधि या भाषण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कथन विधि या भाषण विधि भी इसे कहते हैं। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। पूछा जा सकता है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आप बताएंगे व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। किसी निर्धारित प्रकरण पर कक्षा में जाकर अध्यापक द्वारा दिया जाने वाला भाषण ही क्या कहलाता है? व्याख्यान कहलाता है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि पर जाकर पढ़ाना है बच्चों को आज, तो पहले वो पूरा प्रकरण तैयार करेगा, उसका अध्ययन करेगा, पूर्व तैयारी करेगा, फिर उसको जाकर वहां पर वो बच्चों के सामने उसका क्या देगा? व्याख्यान करेगा। उसका भाषण देना है तो है, और उसको बच्चे समझ देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान शिक्षा की परंपरागत यानी कि बहुत पुरानी या पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार नीरस, इसमें रस नहीं होता है भाई। नीरस जैसे मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप चुपचाप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो एक तरह से इसे परंपरागत, नीरस और अमनोवैज्ञानिक व अध्यापक केंद्रित विधि कहा जाता है। अध्यापक के ऊपर ही ज्यादा केंद्रित है, क्योंकि अध्यापक ही बोलता रहता है, वो भाषण देता रहता है, समझाता रहता है, बच्चे चुपचाप बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? सुनते रहते हैं। इसलिए इस विधि को परंपरा यानी कि ये परंपरागत, नीरस, अमनोवैज्ञानिक और अध्यापक केंद्रित विधि है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होता है। निष्क्रिय, वो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, वो गुरुजी पढ़ाते रहते, भाषण देते रहते हैं, व्याख्या करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और छात्र चुपचाप सुनता रहता है। इसलिए इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता मात्र होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। भाई एक बार भाषण देते हैं, कोई ज्ञान स्थायी हो जाता है क्या? एक बार में आपको किसी चीज पर व्याख्यान देते, कोई टॉपिक आपको बड़े से समझा दो आधे घंटे तक, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा उसको आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दिया गया ज्ञान यानी कि अर्जित ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। किस विधि में? व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि के साथ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना उत्तम होता है। जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं और बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछता जाऊं, आप उसके उत्तर बताते जाओ, तो व्याख्यान विधि अच्छी हो, यानी कि आप भी फिर एक्टिव हो जाओगे। आप क्या निष्क्रिय नहीं रहोगे यहाँ पर? जैसे मैं कुछ बात समझा रहा हूं, फिर बीच में पूछा बताओ ये कब हुआ था, तो आप एक्टिव रहोगे उसमें। तो इसके साथ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना क्या होता है? उचित होता है। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, व्याख्यान विधि संक्षिप्त विषय वस्तु को विस्तार से, संक्षिप्त विषय वस्तु को विस्तार से और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। व्याख्यान विधि की बहुत बढ़िया क्वालिटी है। चाहे कितनी भी बड़ी विषय वस्तु अगर चाहे अध्यापक, तो उसको थोड़े से समय में भी खत्म कर सकता है, समझा सकता है। और कोई संक्षेप में है, जैसे मान लो एक दोहा है, उसको विस्तार से उसकी व्याख्या कर देता है। थोड़ी सी विषय वस्तु को विस्तार से भी समझा सकता है और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में भी समझाया जा सकता है। किस विधि के द्वारा? व्याख्यान विधि के द्वारा। आगे देखिए, सफल प्रयोग के लिए अध्यापक की पूर्व तैयारी आवश्यक होती है। अगर आपको व्याख्यान विधि का अच्छा प्रयोग करना है तो आपको पहले से तैयारी करके जाना पड़ता है। जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उससे संबंधित विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है आपको, तब जाके आप उस टॉपिक के लिए वहां 1 घंटे 2 घंटे खड़े होकर आप उस पर व्याख्यान कर सकते हो। आगे देखिए, प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं के लिए तो ये अनुपयुक्त, यानी कि कक्षा 1 से 10वीं तक मान लीजिए आप, लगभग। और उच्च कक्षाओं के लिए ये क्या है? उपयुक्त, यानी कि 11वीं 12वीं से आगे जो BA लेवल की है। और अब जैसे अपन ये जो कोचिंग वगैरह में जो बच्चे छात्र तैयारी करते हैं, वहां पर ये विधि बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और वहीं आपने देखा हो कई जगह 1-1 आधे घंटे तक व्याख्यान दिया जाता है, कई चीजों को समझाया जाता है। तो ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए तो क्या है? अनुपयुक्त है। छोटे बच्चों को आप भाषण दोगे तो बोर हो जाएंगे, माँ तो कब आ गया हमारे साहब, हाँ कणा खेरे तो भाषण दे, यूं कहते भाषण दे बुक रहे तो कह पढ़ाओ थोड़ी जी भाषण दे।
जबकि वही तो है पढ़ाना। जब आप 11वीं में आते हो तो आप व्याख्याताओं से पढ़ते हो, और जब वहां पर व्याख्याता व्याख्यान करता है तो आपको कुछ समझ में आने लगता है कि वाकई में पढ़ाई ऐसे ही होती है। और आप छोटे बच्चों के सामने भाषण देने लग जाओ। देखा होगा आपने कई बार स्कूल में या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई टीचर भाषण देने लग जाता है तो बच्चे गड़ी गड़ी कुचर कर गड़ी गड़ी परेशान हो जाओगे, कहाँ है भाषण देगा, कैसे डांस ना रहे हाल देंगे 26 जनवरी मुकाम में भाषण आ जाओ, वो देख नहीं होते परेशान। तो वही बात है। तो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह अनुपयुक्त है, जबकि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह विधि अध्यापक के 3Ps पर निर्भर करती है। अब 3Ps क्या है? 3Ps का मतलब 3P, ट्रिपल P। पहले P, 3Ps का अर्थ देखो, पहले P का मतलब होता है पूर्व तैयारी, यानी कि अध्यापक पहले से उस प्रकरण का जिसमें वो व्याख्यान करने जा रहा है उसकी पूर्व तैयारी करके जाए। ठीक, तैयारी कर ली। उसके बाद दूसरा P क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, है ना, वहां पर जाकर कक्षा में जाकर उसका प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा क्या होता है? व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी, ये भी बहुत जरूरी है। तो 3Ps सिद्धांत पर, 3Ps पर निर्भर होने वाली कौन सी शिक्षण विधि है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि 3Ps पर निर्भर होती है। और 3Ps का अर्थ पूछा जा सकता है क्या क्या है? पूर्व तैयारी, प्रस्तावना और पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। चाहो तो यहाँ अंग्रेजी में पर्सनैलिटी लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए पीछे व्यक्तित्व होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा है उसका अध्ययन करे। भाई, जिस विषय पर अध्यापक व्याख्यान देने जा रहा है उसका पहले से क्या करके जाए? वो अध्ययन करके जाए। तो देखो, संक्षिप्त विषय वस्तु को विस्तार से और विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सफल प्रयोग के लिए अध्यापक की पूर्व तैयारी आवश्यक होती है। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, जबकि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। यह विधि अध्यापक के 3Ps पर निर्भर होती है। 3Ps यानी कि पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण और व्यक्तित्व, यानी कि अंग्रेजी में से कहेंगे पर्सनैलिटी। अध्यापक को चाहिए कि वह जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रहा है उसका पहले अध्ययन करे। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए व्याख्यान विधि में आगे कि जो व्याख्यान कर रहा है अध्यापक, उसका भाषा पर अध्यापक का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। भाई, वो जिस भाषा में व्याख्यान कर रहा है उस भाषा में उसका अच्छा अधिकार होना चाहिए, कि उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से उसमें उस भाषा में व्याख्यान कर पाएगा। भाषा शैली छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। भाई, जिस भाषा का आप व्याख्यान में प्रयोग कर रहे हो उस भाषा को छात्र आसानी से समझ सके, ऐसी भाषा का है उसमें उसका प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान को जीवंत बनाए रखने के लिए उदाहरणों और उद्धरणों का प्रयोग करें। बीच बीच में अलग अलग उदाहरण भी देते जाएं, जिससे व्याख्यान कौशल क्या बनेगा? हमेशा जीवंत बना रहेगा। वरना बीच में ऐसा समय आएगा आप व्याख्यान देते जा रहे हो, बच्चे बिल्कुल ही मर गए जैसे चुपचाप सोए जाएंगे। आधे तो कई जगह देखा होगा, कई क्लास में बच्चे सोए जाते हैं। व्याख्यान विधि के पद, चरण या सोपान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्याख्यान विधि के पद, चरण या सोपान, तो इसको रटने से बढ़िया यहाँ पर अपने को समझने से ज्यादा समझ में आएगा। कैसे आएगा? कि किसी चीज पर आपने को व्याख्यान देना है, ये समझो कि भाषण देना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप विषय वस्तु का निर्धारण करेंगे कि किस बात पर मुझे भाषण देना है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकरण। ठीक है। फिर क्या करेंगे? नंबर 2, व्याख्यान की योजना। फिर हम योजना बनाएंगे कि भाई सबसे पहले ये चीज बोलेंगे, फिर उसके बाद ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है। तो व्याख्यान की क्या बनाएंगे? नंबर 2 पर योजना। ये अपनी तैयारी है पहले की। पहले उसका निर्धारण करेंगे, प्रकरण तैयार करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये होगा फिर प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। आप क्लास में जाकर या कहीं पर जाकर जो भाषण दोगे वो व्याख्यान। प्रस्तुतिकरण, अब प्रस्तुतिकरण अच्छे से होना चाहिए भाई। फिर है सारांश या निष्कर्ष, फिर उसका लास्ट में सारांश या निष्कर्ष, निचोड़ बताया जाएगा। फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाएगा कि किस प्रकार का व्याख्यान हुआ या कैसा व्याख्यान हुई। तो ये 4-5 इसके क्या है? पद, चरण या सोपान। पहला क्या है? विषय वस्तु का निर्धारण या प्रकरण। दूसरा है व्याख्यान की योजना। तीसरा प्रस्तुतिकरण। चौथा सारांश या निष्कर्ष। और लास्ट में मूल्यांकन होता है। तो ये देखा आगे, भाषा पर अध्यापक का अधिकार होना चाहिए। भाषा शैली छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। व्याख्यान को जीवंत बनाए रखने के लिए बीच बीच में उदाहरणों का प्रयोग करें। और व्याख्यान विधि के पद या चरण या सोपान 5 है। पहला विषय वस्तु निर्धारण या प्रकरण, दूसरा व्याख्यान की योजना, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा सारांश या निष्कर्ष और पांचवा है मूल्यांकन। देखो व्याख्यान विधि को आगे।
व्याख्यान विधि की अब पढ़ेंगे हम परिभाषाएं। ये है अपने व्याख्यान विधि, ठीक है। व्याख्यान विधि की 3 परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ढंग से याद कर लें। पहली परिभाषा है रिस्क के अनुसार। किसके अनुसार? रिस्क के अनुसार। इनके अनुसार व्याख्यान विधि की परिभाषा है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। शिक्षक क्या चाहता है? यानी कि जो शिक्षक व्याख्यान दे रहा है वो क्या चाहता है कि उसको जो सुन रहे हैं ना वो उसको समझें, वरना बहुत बड़ा रिस्क है। वरना बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं? अगर आप लोग सुनने वाले इस मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान को समझोगे नहीं तो क्या रिस्क है? नौकरी नहीं लगोगे। अगर समझोगे नहीं तो आंसर कैसे सही करोगे आप बताओ? तो इसको अपने ये ट्रिक भी बन गई अपने, और अपने को जीवन में अपनाने की एक बात भी मिल गई कि सुनने वाले समझें। सुनने वाले समझे नहीं तो बहुत बड़ी क्या है? ये यादों की परिभाषा। सुनने वाले समझे, समझ लेना किसकी परिभाषा है? रिस्क की है। आगे चलिए, नंबर 2 परिभाषा है बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार। किसके अनुसार? बाइनिंग व बाइनिंग की। नाम भी तो खतरनाक से रिस्क की नाम पाड़ दे देखो, हाँ। और बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार यही एक व्यावहारिक विधि है। यह एक व्यावहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसको वर्तमान समय में विस्तृत रूप में प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है। वर्तमान में बड़ी मात्रा में प्रयोग की जा रही है, व्याख्यान विधि की भी जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये तरीका कि बाइनिंग बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग वैसे याद हो जाएगा। एक याद रखिए आप, बाइनिंग बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग, यानी कि बाइनिंग बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग करते हैं। किसका? व्याख्यान विधि का। भाई बाइनिंग बड़ी मात्रा में व्याख्यान विधि का कक्षाओं में प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में किसका प्रयोग होता है? व्याख्यान विधि का। और ये कौन करते हैं? बाइनिंग। तो आप याद रखें इस परिभाषा को कैसे, कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग बाइनिंग, बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग बाइनिंग, सुनने वाले समझे रिस्क, बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग बाइनिंग। आगे देखो तीसरी परिभाषा, किसके अनुसार? जेम्स यम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षा शास्त्रीय विधि है। भाई ये याद करो, जेम्स यम ली क्या कहते हैं कि व्याख्यान एक शिक्षा शास्त्रीय विधि है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर क्या देता है? भाषण देता है। तो आप इसे यहां से याद करेंगे, शिक्षा शास्त्रीय विधि है जेम्स की। शिक्षा शास्त्रीय विधि के पास जोड़ दो आप जेम्स यम ली शिक्षा शास्त्रीय विधि है, बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग बाइनिंग, सुनने वाले समझें रिस्क, अब देखो रिस्क की है, सुनने वाले समझें, बाइनिंग बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग, और जेम्स यम ली शिक्षा शास्त्रीय विधि। ठीक है, तीनों की परिभाषा याद हो गई। इसी के साथ अपने व्याख्यान विधि भी समाप्त हो गई।